साम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरह सियासत हो रही है और इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट हो चुकी है, यानी 8 फरवरी 2024। लेकिन उसके साथ ही जो हम देख रहे हैं वो दहशत गर्दी के वाक़यात। पिछले इन 2 दिनों की हम बात करें तो उसमें 4 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए और हाल ही में आज अलग सुबह जो हमने देखा कि मियांवाली में एयरफोर्स पर हमला जिसको नाकाम बनाया गया, 9 दहशत गर्द इस हमले में हलाक हुए। लेकिन उससे पहले जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं उसमें तकरीबन 14 के करीब हमारे जवान जो हैं वो उसमें शहीद हुए हैं। तो ये जो वाक़यात हैं इनका पस मंज़र क्या है? कुछ लोग इसको लिंक भी कर रहे हैं जो अफ़गान इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अफ़गान इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस भिजवाने में, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने इस पर रिएक्ट भी किया है। और रिएक्शन सिर्फ ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा है कि वो करे जिसके नताइज क्या होंगे और फिर उसको बर्दाश्त भी करे। तो कुछ लोग इससे भी लिंक अप करें, लेकिन हकीकत क्या है ये भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे। जो पॉलिटिकली डेवलपमेंट है उसमें हमने देखा कि कल एक दिन कबल इलेक्शन की डेट का अनाउंस होता है और कल असद कैसर साहब को, जो कि पीटीआई के बड़े सरकर्दा रहनुमा और इन दिनों वो ज़्यादा एक्टिव भी थे मुलाकातों में भी, कुछ बातचीत में भी, सियासी जमातों से भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर भी गए थे और जो चीज़ बहरहाल कल उनको गिरफ्तार किया। और आज ऑल दो कि फवाद चौधरी साहब पीटीआई से क़त्ल ताल्लुक़ हो चुके हैं, सियासत से किनारा कशी का भी इन्होंने बाज़ाब्ता तो ऐलान नहीं किया, ना ही उन्होंने इस्तेकाम पार्टी को बाज़ाब्ता ज्वाइन करने की बात की, लेकिन आज उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आई है। तो ये जो सारे आगे मामलात हैं ये किस तरह से आगे चलेंगे और इलेक्शन तक ये क्या रुख इख्तियार करेंगे, या हम ये कहें कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। हमें इस साथ ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, जो एक्सपर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। वालेकुम जी। अली मोहम्मद खान साहब, डेफिनेटली ये जो दहशतगर्दी के पै दर पे वाक़यात हुए हैं इस पे आप अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे। क्या इसकी वजूहात या इसका बैकग्राउंड एकदम से जो तेज़ी आई है किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो निहायत ही अफसोस का मैं इज़हार करना चाहूँगा। बहुत कीमती जानें जो हैं वो काम आई हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा खुदा न ख़ास्ता ज़ाया हुई हैं, काम आई हैं पाकिस्तान के लिए और इन्हीं शहादतों, इसी खून की बदौलत पाकिस्तान जो है वो कायम है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया पूरी कौम के लिए ज़रूर है कि शहादतें तो हमारे जवान दे रहे हैं, लेकिन इस शहादतों के सिलसिले को जो है इसको रुकना चाहिए। उसके लिए क्या ज़रूरी इक़दामात हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो क्या सोच रही है, क्या कोई कोऑर्डिनेशन है कि जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप इस मामले पे कम से कम जो है वो एक ऐसी बात सामने आए कि पूरी कौम जो है वो एक ज़बान होके, क्योंकि दहशतगर्दी के तो सब खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरह के ये वाक़यात हुए हैं इसमें एक नेशनल यूनिटी की ज़रूरत पहले से बहुत ज़्यादा है। डी खान में हमले हुए टांक में, और उसके बाद कल जो बलोचिस्तान में हुआ और आज मियांवाली का, अल्लाह के करम से आज वो हमला जो है वो पसपा हुआ। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है कि एक तरफ जो गैर कानूनी जो यहाँ पे लोग रह रहे थे और उनको जब शिफ्ट किया जा रहा है तो कुछ तो इससे कुछ लोग लिंक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो क्या पाकिस्तान में कुछ ताकतें ऐसी हैं बैरून मुल्क, हमारा दुश्मन, जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो उससे आपकी मईशत मजबूत होगी, क्योंकि मईशत मजबूत होने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो लाजिम मलजूम है। ये सारे अवामिर ऐसे हैं कि इस पे आप एक टॉक शो में या एक नशिस्त में बात नहीं कर सकते। उस पे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सर जोड़ के बैठना चाहिए इस पर। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, इससे पहले कि मैं पॉलिटिक्स इशू की तरफ स्विच करूं, मुझे एक चीज़ जो आपसे जाननी है। कुछ चैनल्स पे भी मैंने ये खबरें देखी, सोशल मीडिया पे भी मैंने ये खबरें देखी, क्योंकि दोबारा से ये एक सियासी पार्टी को, यानी शायद नाम ना भी लिया जाए लेकिन पीटीआई को उससे मंसूब किया जा रहा है कि पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं वो मियांवाली का जो अटैक हुआ है उस पर भी वो ट्रोलिंग कर रहे हैं, कोई पुरानी पिक्चर्स लगा रहे हैं और वो जो जवानों की शहादतों को भी पर भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो क्या इससे आप कतई लाताल्लुक़ी करेंगे और आपको लगता है कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक़ जो जोड़ा जा रहा है या सही जोड़ा जा रहा है, क्या ये जो ट्रोलिंग हो रही है? देखिए, मेरी तो नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो बहुत ही गलत है। तहरीक इंसाफ का उससे क्या ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि ये तो एक मौका ऐसा है कि इस पे पूरी कौम ने यकजा होके इस अफरीद का मुकाबला करना है।
کیونکہ کوئی بھی جنگ آپ کی جو جوان ہے میدان جنگ میں وہ تب تک نہیں جیت سکتا جب تک اس کے پیچھے پوری قوم مضبوط کھڑی نہ ہو. ایسے جتنے بھی عوامر ہیں اور ایسے جتنے بھی عناصر ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے. اور بالکل ہم اس سے اپنے آپ کو, ظاہر ہے میں تحریک انصاف کے ترجمان کے طور پہ بات کر رہا ہوں, ہم اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں, بلکہ یہ اسپیسیفک تھا اس دفعہ کہ جب 6 ستمبر آیا تو تحریک انصاف نے اسپیسیفکلی شہداء کے جو ہے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم نے ایکٹیویٹیز کی تاکہ جو ایک تاثر ڈیولپ کیا جا رہا تھا وہ زائل ہو. تو اس موقع پہ کوئی تحریک انصاف پی ٹی آئی یا نون جیم کوئی نہیں ہے, کوئی جمعیت یا جماعت کی بات نہیں ہے, پاکستانیت کی بات ہے. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. اگر ہماری بیس پہ اٹیک ہوتا ہے, اگر ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں یا کسی مدرسے پہ کسی بازار پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ سارا پاکستان پہ حملہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب میں آ جاتی ہوں ذرا پولیٹیکل سائٹ پہ. میں نے آپ سے ضروری اس لیے سمجھا کہ کئی جگہوں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی اس میں انوالو ہے, تو میں نے کہا بہتر ہے کہ میں آپ سے اس کا جواب لے لوں کہ بحیثیت ترجمان پاکستان تحریک انصاف. اسد قیصر صاحب کی گرفتاری. اسد قیصر صاحب پچھلے دنوں بڑے ایکٹیو تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے لیے بھی گئے, ادروائز بھی سن رہے تھے کہ وہ ادھر ادھر بات چیت کر رہے ہیں, چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جب ان کے اوپر جو گرفتاری ہوئی ہے اور پھر جو ان کے اوپر الزامات لگے ہیں وہ کرپشن کے حوالے سے کہ یہ چیز غائب ہو گئی تھی, یہاں پہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا, یہاں پہ انہوں نے خورد برد کی, کس حد تک یہ الزامات درست ہیں اور ان الزامات کے تحت یہ گرفتاری کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس موقع پر؟ دیکھیں, ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے. ٹائمنگ بڑی اہم چیز ہے اس طرح کے معاملات میں. جب ہماری مرکزی حکومت ختم ہوئی ہے تو اس کو تو اب آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا, تقریباً 1.25 سال تقریباً شاید ہونے کو آئے ہیں. تو اب اچانک اگر محترم اسد قیصر صاحب کی کرپشن کسی کو یاد آئی ہے تو یہ تو میری معلومات کے مطابق شاید کیس بھی بہت پرانا ہے, پتہ نہیں 2016 کا ہے کب کا ہے, اور اس میں ان کے ساتھ اور بھی خیبر پختونخوا کے جن پہ الزام ہے ذمہ دار لوگ ہیں جو آج ہماری جماعتوں میں نہیں ہیں. تو یہ بھی کچھ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ایک طرف ایک شخص کو اس طرح اچانک گرفتار کر لیا جاتا ہے, کچھ لوگ آزاد پھر رہے ہیں, پھر اچانک اس ٹائمنگ کو دیکھ لیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب الیکشن کی ڈیٹ آئی ہے اور پوری قوم میں ایک, آپ نے دیکھی ہوگی, ایک فضا, ایک نئی ایک ڈیولپ ہو رہی تھی اور ایک امنگ آ رہی تھی, اور اس پہ اچانک اس طرح کی گرفتاریاں ہونا, پھر یہ اس طرح کی چیزیں ہونا. دوسری طرف دہشت گرد بھی جو ہے وہ تیز ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمشنر صاحب نے ایک بات کی کہ ان سے جو پوچھا گیا تحریک انصاف کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی جہاں تک میں سمجھاؤں کہ بالکل تحریک انصاف ہوگی, یا جو انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بندے کا انیبلنگ نشان یا نہیں ہوگا. انوائرمنٹ کی بات کی. جی, تو انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے تو ضروری ہے کہ اس وقت اس طرح کی چیزوں سے اعراض کیا جائے تاکہ ایک ماحول الیکشن کا بنے. اگر آپ ایک لیکن آپ جماعت کے کیا سابق سمجھتے ہیں اسپیکر کو اگر اس یہ طرح کیسز گرفتار پرانے کریں گے, اس ہیں, سے ماحول بہتر تو نہیں ہوگا. علی محمد خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر یہ کیسز پرانے ہیں اور اس میں دیگر لوگ بھی انوالو تھے جن کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی, اور ٹائمنگز کی امپورٹنس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ کیا اس کی وجہ سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہوگی پھر اس لیکن تحریک موقع پر انصاف کا ان تو کی اس پہ گرفتاری؟ دیکھیے, تحریک انصاف کا تو اس پہ بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ موقف ہے. آج ہمارا اس پہ ڈیٹیل اعلامیہ وغیرہ بھی سینٹرل میڈیا میں جاری کیے ہیں. دیکھیں, ان پہ جو کیس ہے اس کا تو مقابلہ عدالت میں کر لیں گے, لیکن اس کو ہم پولیٹیکل گرفتاری سمجھتے ہیں کیونکہ وقت ایسا چوز کیا گیا ہے کہ اس وقت میں ایک ماحول بن رہا ہے. تو انیبلنگ انوائرمنٹ ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو, تمام جماعتیں آئیں, یہ الیکشن ہو, یہ ملک کی طرف اب چلنا شروع ہو, کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی محترم چیف جسٹس صاحب نے بھی اس بات کا میرے خیال میں ذکر کیا ہے, جو آج رپورٹ ہوا مختلف اخباروں میں یا میڈیا میں جو رپورٹ ہوا, کہ انہوں نے اس بات کے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ الیکشن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ پھیلائے. تو جب الیکشن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ایک ڈیٹ بھی آ گئی ہے, اس ڈیٹ کے پیچھے سپریم کورٹ بھی کھڑی ہے اور سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو, تو ایسے ماحول میں اس طرح کے اقدامات جو ہیں اس ماحول کو خراب کریں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کسی نے پوچھا تھا لیول پلینگ فیلڈ کا, انہوں نے کہا ہمیں تو کبھی بھی نہیں ملی, اس دفعہ پی ٹی آئی کو بھی نہیں مل رہی, تو انہوں نے کہا ویلکم ٹو دا کلب. اب اس کو لے کر لوگ, کیونکہ بڑا ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی میں, کیا مستقبل قریب میں آپ کو لگتا ہے کہ ویلکم ٹو دا کلب, یعنی ایک ہی کلب کے اگر دونوں ممبرز ہو گئے تو قربتیں مزید بڑھ سکتی ہیں, کوئی سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے اگینسٹ پی ایم ایل این؟ دیکھیں, سیاسی جماعتیں یا سیاسی قوتیں آپس میں
रब्ता कारी करती हैं, लेकिन नुक्ता ये कि किस नुक्ते पे आपने रब्ता कारी करनी है। क्या आपने रब्ता कोई इलेक्शन अलायंस पे करना है, या आपने आज़ाद शफाफ इलेक्शन पे बात करनी है, या कोई और पॉलिसी है, कोई कश्मीर इशू आ गया है, कोई फ़लस्तीन इशू आ गया है, कोई महंगाई का मसला है, कोई हेल्थ इशू है, या जिस तरह अभी दहशतगर्दी का, तो मुख्तलिफ इशूज़ पे आप बात करते हैं। अगर तो बात आज़ाद शफाफ इलेक्शन पे है, तो वो तो हम सबसे करने के लिए तैयार हैं, हमने कहा भी है। अलायंस की अगर कोई बात है, तो उस पे तो इमरान खान साहब की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है। जब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी जमात के साथ अलायंस की बात ना हो, उस पे तो हम क्या उस पे बात करेंगे। बाकी जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, ठीक है, कुछ मुश्किलात का उनको भी माजी करीब में सामना रहा, लेकिन जिस तरह से इस वक्त तरीक के साथ किया जा रहा है, मैं बसत एहतराम अर्ज करूंगा कि मरहूम ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में भी पीपल्स पार्टी के साथ कभी ये नहीं हुआ। जब मोहतरमा साहिबा सन 88-86 में जब वापस आई, 88 में इलेक्शन हुआ, हमारा तो यूसी लेवल का वर्कर जो है उसको भी मुश्किलात का सामना है। और आपने कल देख लिया कि एक ऐसा शख्स जो सुलझू शख्स है, जो चाह रहा है कि पॉलिटिकल माहौल बने और इलेक्शन में जो है मामला फहमी से बात आगे बने, मैं असद कैसर साहब की बात कर रहा हूँ, उन तक को जो है वो नहीं छोड़ा गया। ठीक है, उन पे जो चार्जेस हैं उसका वो सामना कर लेंगे, हाँ, लेकिन क्या ये वक्त मुनासिब था? तो बहरहाल पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, पाकिस्तान के मफाद में जो है आज़ाद शफाफ इलेक्शन की तो बात की जा सकती है, लेकिन अलायंस की बातें करना, एक दूसरे के साथ इत्तेहाद की बातें करना, वो मेरे ख्याल में प्योरली डोमेन है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का। ठीक है। मैं आपकी मुलाकातों पे आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले ऑल्दो कि फवाद चौधरी साहब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी है, उस पर करना चाहेंगे? लेकिन जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, वो तो मुलाकात नहीं, प्योरली नहीं, मौलाना वो साहब की तो बाद में बात करती हूँ। मौलाना साहब की बाद में देख- बात करती हूँ। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, चौधरी साहब अब हमारी जमात में नहीं है, लेकिन उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बहरहाल वो एक वाइब्रेंट आदमी है और उनकी अपनी पॉलिटिकल सोच है। अब उनको आज़ादी होनी चाहिए, जिस भी जमात के साथ वो आगे जाना चाहें। तो मेरे ख्याल में किसी भी इस माहौल में जब इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई है, ये सारी चीजें कोई अच्छा तासर पैदा नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, मौलाना साहब के साथ जो आपकी मुलाकात हुई थी, उसका एजेंडा क्या था? बहुत सा दफ़ा ये सवाल हो गया, आई देखिए नो, आपको शायद मगर मैं फिर भी जानना चाह रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं अर्ज कर देखिए, आपको शायद इल्म होगा कि हमारी जो कोर कमेटी है उसके नीचे कुछ ज़ैली कमेटियां हैं। एक कमेटी है जो खान साहब की लीगल केसेस देखती है, जिसको अहमद खान साहब हेड करते हैं, सीनियर वकील हैं पाकिस्तान के। हम्म, पॉलिटिकल कमेटी एक बनी जो मोहतरम असद कैसर साहब के नीचे काम कर रही थी कि मुख्तलिफ जमातों से आपने बात करनी है, डायलॉग करना है आज़ाद शफाफ इलेक्शन के एक नुक्ते पे, कि माहौल ऐसा बनाया जाए कि हम आज़ाद शफाफ इलेक्शन की तरफ जा सकें, जिसमें किसी भी जमात को साइड लाइन ना किया जाए, इस एक नुक्ते पे। अब उसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया, कुछ ने उनसे रब्ता किया। डिटेल ये है कि मोहतरम शिरानी साहब जो बड़े आलिम हैं और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के मुखालिफ समझे जाते हैं, उनकी अपना एक धड़ा है, वो एक दो दफा मिले। फिर आपने भी देखा होगा, शायद आपने भी कोई प्रोग्राम किया होगा मोहतरम मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ, वो बड़े एक्टिव हुए, एक दो मुलाकातें उनकी उनके साथ हुई। उन मुलाकातों में तो मैं नहीं था। फिर एक रिक्वेस्ट आई मौजूदा हुकूमत काकड़ साहब की कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सोलंकी साहब, आपकी फील्ड से उनका ताल्लुक है, तो उनकी रिक्वेस्ट आई पॉलिटिकल कमेटी के हमारे मेंबर हैं मोहतरम शफकत महमूद साहब की, उनके साथ मुलाकात करनी है, इलेक्शन के हवाले से कोई बात शायद करनी थी। तो हमारा मौक़िफ़ फिर उनको दिया शफकत महमूद साहब ने कि हम आज़ाद शफाफ इलेक्शन पे बिल्कुल एक नुक्ते पे हम बात करना चाहेंगे कि इसके लिए क्या-क्या इक़दामात लिए जाएँ कि यकीनी बनाया जाए कि न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि तमाम जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। उस पे उनकी अच्छी मस्बत बात हुई। उसके बाद ये वाक़या हुआ, ये चूँकि फ़ौदगी का मामला था, तो असद कैसर साहब ने राब्ता किया, मुझे भी कहा, कुछ और हमारे मेंबर्स को, कि इस पे हमें फातह खानी के लिए जाना है। पॉलिटिकल कोई बात ज़ेर गौर इसलिए नहीं थी कि फ़ौदगी का मामला है और जमीयत के साथ कोई भी पॉलिटिकल बात ज़ाहिर है इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर तो नहीं हो सकती। फ़ौदगी एक ऐसा मामला है कि इस पे आप बात करते हैं, तो प्योरली नॉन पॉलिटिकल रीज़न्स हाँ, पे था। हाँ, एक चीज़ है कि मुस्तक़बिल में अगर इस आज़ाद शफ़ाफ़ इलेक्शन पे किसी से बात करनी है, तो तमाम जमातों में जमीयत भी शामिल है, उनसे भी बात हो सकती है। लेकिन अब तो आप देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल कमेटी के हमारे हेड हैं, उनको ही जो है वो अब इस उनको वक़्त ही पाबंद गिरफ्तार कर सलासिल हैं। लिया ताकि वही पाबंद स हाँ, हाँ। वो क्या होता है, ना रहेगी बीन ना बजेगा बाजा, समथिंग लाइक दैट।
ना रहेगा बांस, पता नहीं। एनीवेज मैं अच्छा मौलाना अब्दुल गफूर हैदी साहब से कल मैं गुफ्तगू करी थी, मैंने यही सवाल उनसे भी किया था। अली मोहम्मद खान साहब उनका छोटा सा क्लिप है, जवाब है, वो ज़रा सुनिएगा, उस पर फिर आपका कमेंट चाहूँगी। सर अपने वफद के साथ ताज़ियत के तशरीफ लाए थे, जबकि माजी में बहाना था, माजी में भी मौलाना साहब के अजीज रिश्तेदार फौत हुए थे, तो असद कैसर ने कभी जहमत नहीं की। वो मीडिया के तबसरे थे जो कर रहे थे कि जी ये माफ़ी मांगने गए मौलाना साहब से और माजरत करने गए, और इसी तरह इमरान खान के लिए माफी मांगी थी, माजरत की थी मौलाना साहब से। नरम गोशी नहीं, ऐसी बात भी नहीं थी, लेकिन ये है कि इन्होंने ऐसी पसपाई इख्तियार की और एहसास कमतरी में इस तरह मुब्तला हुए कि जमीयत के खिलाफ, मौलाना साहब के खिलाफ बोलने लगे। तो मैं समझता हूँ कि फिर शर्म तो आती नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब क्यों इतने डिफेंसिव लाइन आप लोगों ने ली थी? अगर वाकई से ताज़ियत ही थी, वो तो कह रहे ये तो बहाना था, तो असल काम क्या था? ये गफूर हैदी साहब सीनियर आदमी है सेनेट में। मैंने उनके साथ वहाँ पे, ज़ाहिर वो वहाँ अपोजिशन साइड पे होते थे, मैं गवर्नमेंट बेंचेस पे एज ए मिनिस्टर बैठता था, तो मुख्तलिफ चीज़ों पे नोक झोंक चलती रहती थी। संजीदा आदमी है, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा गैर संजीदा बयान उन्होंने दिया है। सियासत अपनी जगह होती है, एक रवादारी, एक अखलाकियात होती है। आपके घर में अगर कोई आपकी ताज़ियत के लिए आता है तो फिर आप ये कहते हैं कि माफ़ी मांगने आया था, ये तो मेरे ख्याल में बड़ा एक अजीब सी बात है। हमारी मशरकी वो तो कह रहे ताज़ियत के बहाने आए थे, उससे पहले भी फौतगियां होती रही हैं, कभी नहीं आए। शायद इनको याद नहीं है। मैं वैसे आपके प्रोग्राम की वसातत से ये बातें वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन जब इस तरह की बात आ जाए तो थोड़ा सा रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहिए। 2017 में इन्हीं मौसूफ पे जब दहशतगर्द हमला हुआ था बलूचिस्तान में, खुद कुछ धमाका हुआ था, मैं खुद बजाते खुद गया था मौलाना फजल रहमान साहब के पास उनसे अफसोस करने और इजहार हमदर्दी करने। फिर हमने वहां दुआए खैर की, शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने इनकी, गफूर हैदी साहब की जान बचाई। तो जरा ये अपने लीडर से मालूमात कर लें कि ये हमारी तरफ से तो हमेशा दुआ वगैरह का इंतजाम रहता है, हम बात करते हैं सब लोगों से। जैसा अभी पिछले दिनों मौलाना साहब के बेटे तारिक जमील साहब के बेटे फौत हुए, उनसे राब्ता कारी हुई। बल्कि इन्हीं की जमात का जब एक फंक्शन था बाजवड़ में, जब धमाका हुआ, जेल से निकले, मेरे ख्याल में तीसरा दिन था, जब मैंने बहुत ही एक काबिल एहतराम जो शख्सियत हैं, बेटे हैं मौलाना साहब के, मौलाना असद साहब से फोन पे मैंने राब्ता किया और ताज़ियत की। जेल से निकले मेरा तीसरा दिन था, क्योंकि वो शहादतें बहुत एक नुकसानदेह वाकया वहां हुआ था। उसके बाद जब इन्हीं बलूचिस्तान में, ये आखिरी भी सुन लें, जब सेनेटर हमदुल्ला साहब पे एक बहुत खतरनाक हमला हुआ, अल्लाह ने जो है करम किया, उनकी जिंदगी बची, तो उनसे भी मैंने जो है राब्ता किया कि अल्लाह ताला ने करम किया। बाकी सियासी मैदान में हमारे मुकाबले रहते हैं, सबसे ज्यादा जमीयत से मुकाबला ही मेरा रहता है, क्योंकि मेरा हल्का ऐसा है जहां 3 बार अल्लाह ने हमें जीत दी है, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, वरना हम किस काबिल। उससे पहले 3 बार जमीयत वहां जीती। तो सियासी मुकाबला अपनी जगह और हमदर्दी और दुआ और इंसानियत अपनी जगह, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये सबक तो गफूर हैदी साहब हमें पढ़ाएं, मैं पढ़ाऊं तो नामुनासिब लगता है। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, आखिरी सवाल है कि अब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब तो जेल में हैं और डेफिनेटली वो अभी फिलहाल तो डिस्क्वालीफाइड भी हैं और कोई फिलहाल चांस भी नहीं लग रहा। अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, हु इज गोइंग टू लीड पीटीआई एंड इलेक्शन? इंशाल्लाह इमरान खान, इंशाल्लाह इमरान खान। नहीं, वो नहीं हो सकते ना, अभी तो फिलहाल नहीं है। कैसे तो कह सकते हैं प्लान बी ये वो तो होता है ना। नहीं मतलब अभी जेल में है तो आपको भी पता है, ज़ाहिर है फौरी तो शायद उसको रिलीफ ना मिले। सियासत में वो कहते हैं कि एक हफ्ता भी, a week is a long time in politics। अक्सर इमरान खान साहब हमें ये समझाया करते हैं। तो मुझे तो उम्मीद है, मुझे तो एक सियासी कारकुन के तौर पे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा और इमरान खान साहब ही हमें खुद अल्लाह के करम से इंशाल्लाह लीड करेंगे। ये एक आजिज, एक आम आदमी की बात आप नोट कर लें। अल्लाह करे कि मेरी बात में अल्लाह बरकत डाले कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में वो लीड करें। और जो मैंने एक बात मेरे से अल्लाह ने करवाई थी असेंबली में कि लीडर इंशाल्लाह आएगा 2/3 से, हो सकता है अल्लाह वो भी इंशाल्लाह पूरी कर दे। तो अल्लाह करे आपकी दुआएं कबूल हो। लेकिन मैं तो फिर भी ये कह रही हूँ ना कि अगर वो नहीं होते तो प्लान बी, प्लान सी, सारी चीज़ें होती हैं। अगर इमरान खान ज़ाहिर है वो चेयरमैन है, वो पार्टी के साथ लीडर हैं, वो रहेंगे, कप्तान है वो कप्तान रहेंगे। लेकिन अगर वो नहीं निकलते देन कौन होगा फिर? जो कप्तान फील्ड सेट करेंगे, खिलाड़ी उस पर खेलेंगे। उन्होंने तो कहा था शाह महमूद कुरैशी को कि अगर मैं अंदर चला जाता हूं तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे।
कप्तान के पास हमेशा एक खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट होती है, हमेशा होती है। कप्तान फैसला कर देंगे जिससे उन्होंने तो फास्ट आप ये कह बॉलिंग रहे हैं करानी कि है, शाह महमूद कुरैशी को जिससे रिप्लेस उन्होंने भी किया जा जिससे सकता है? उन्होंने जिससे उन्होंने बैटिंग करवानी है। नहीं कुरैशी नहीं, साहब शाह जाहिर महमूद है, कुरैशी को कुरैशी रिप्लेस भी किया जा सकता है। देखिए, अगर कुरैशी साहब खुदा ना खास्ता जेल में होंगे, फिर खान साहब किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। अगर कुरैशी साहब बाहर होंगे तो खान साहब के बाद नायब कप्तान शाह महमूद साहब है, सीनियर सियासतदान है और हमेशा पार्लियामेंट में उन्होंने जबरदस्त किरदार अदा किया है। एंड ही विल लीड। ऑफ कोर्स खान साहब उनको फिर हुक्म करेंगे। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके टाइम का, हमारे सवालात के जवाब देने का। और हकीकी तौर पर पॉलिटिक्स में टाइमिंग्स की बड़ी अहमियत होती है और हर टाइमिंग्स की डेफिनेटली इस लिहाज से भी अहमियत है कि कल परसों इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है। कल असद कैसर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि पॉलिटिकल कमेटी के सरबरा होते हैं, सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, लोग उनसे राब्ते कर रहे हैं, तो इनके टाइमिंग भी बड़े अहम है। और ख़ासतौर पर उन केसेस में जो कि पुराने केसेस हैं और इससे वही नहीं दीगर शख्सियात का भी नाम उसमें आता था। लेकिन बहरहाल लेट्स सी कि अब आगे जाके उनको कोई रिलीफ मिलता है नहीं मिलता है, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है नहीं मिलती है। मुख्तसर सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी तो फवाद चौधरी साहब की भी आज गिरफ्तारी हुई है। फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे ज़रा बात करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फवाद चौधरी साहब जो कि अलविदा कह गए थे पीटीआई को, लेकिन बहरहाल उन्होंने फॉर्मली अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। ऑल दो कि उनकी मुलाकातें हुई थी और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसका जो इनाग्रेशन हुआ था उसमें भी वो मौजूद थे और उसके बाद हालिया उनकी जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात भी हुई थी। लेकिन आज दोपहर को उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और जो कहा यह जा रहा है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद अहमद शहजाद गोंदल ने इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। फवाद चौधरी को थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई की रैली निकालने और रास्ता बंद करने का मुकदमा 20 अगस्त को दर्ज किया गया था, लेकिन उसके अलावा उन पर सरकार में मुदाखलत का मुकदमा है। फवाद चौधरी को एंटी करप्शन रावलपिंडी में भी 6 नवंबर को तलब किया गया है। अब ये इन मुकदमात में आज इस तरह से गिरफ्तारी, हिबा चौधरी साहबा एहलिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हिबा। जी हिबा जरा सा बताइए ऑल ऑफ अ सडन ये गिरफ्तारी और किस तरह से ये गिरफ्तारी हुई, क्या ये गिरफ्तारी एक्सपेक्ट आप लोग कर रहे थे और क्या माहौल था और किस माहौल में अचानक किस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है? इसकी मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि 2 दिन पहले हमें एंटी करप्शन से 2 नोटिस रिसीव हुए थे फवाद साहब को, जिसमें उनको इंक्वायरी के लिए तलब किया गया था। इट वाज ऑन द प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेज और इवन कि अभी सिर्फ कहा था कि आपकी तलबी है ये, और उसके बाद फिर उनका कोई मुकदमा अगस्त 22 में कोई दर्ज हुआ था थाना पारा में, जिसमें इनको बुलाया गया था परसों, और उसमें भी हमारे वकील जो हैं वो जाके उन्होंने एक तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन में शमूलियत कर दी थी। लेकिन आज फवाद साहब अपने दोनों बच्चियों को लेकर निसा और मेरा को नाश्ते पे गए थे, तो इट वाज जस्ट वीकेंड है था, सैटरडे था तो छुट्टी थी, तो बच्चों के साथ वो लेके गए, तो वहां से उन्होंने गिरफ्तारी, तो हम इसको नहीं कहेंगे बिकॉज अभी तक तो मुझे ना तो FIR का पता चला है कि उनको किस केस में नॉमिनेट किया गया है। आई कॉल्ड IG पंजाब ऑल्सो, IG इस्लामाबाद ऑल्सो कि जी मुझे बताएं, डॉक्टर अकबर नासिर साहब कि जी मुझे बताएं तो सही कि इस्लामाबाद पुलिस आई है, और मैंने इमेजेस भी शेयर किए हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे कि किस उसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में आप लेके आए हैं और इसके किस थाने में इनका FIR दर्ज है। लेकिन मुझे अभी तक इट्स बीन 8 आवर्स मुझे किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और ना बताया गया। आप IG इस्लामाबाद से राब्ते में हैं? जी, मैंने उन्हें कॉल की थी 2-3 दफा। ही सेड कि आई एम इन अ मीटिंग, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे अब तक देयर इज नो कॉल। मैंने सारे थाने चेक कर लिए हैं इस्लामाबाद के, बट आई कुडंट फाउंड फवाद एनीवेयर, के मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, किस हालत में है। एंड बीइंग अ वाइफ और औरत के लिए एक बड़ी ये परेशान कुन बात है कि जिस तरीके से उनको लेके गए हैं, 15-20 एहलकार आए हैं और उनको लेके गए हैं और पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस साथ आई है। अच्छा, तो ये जो एहलकार 15-20 आए, दे वर यूनिफॉर्म्ड? नहीं, few of them were not in uniform, but police was with them ना, तो मे बी वो पुलिस ही है। और हम तो IG इस्लामाबाद से ही पूछेंगे क्योंकि वो उन्हीं की फोर्स है सारी,
اور یہ یونیفارم جو تھی وہ نہ تو پنجاب پولیس کی تھی, اٹ واز اسلام آباد پولیس. اوکے, تو کوئی وارنٹ وغیرہ بھی شو نہیں کیا؟ مجھے نہیں, کچھ بھی نہیں کیا نا, کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, بینگ اے وائف آپ نے بتایا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایک یہ ٹراما ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچیاں, اور مجھے یاد ہے جب پچھلی دفعہ بھی فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی تو یور ڈاٹرز ور ریئلی ٹرامیٹائزڈ. اب ان کے سامنے جی وہ بھی وہی تھی نا, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ زخم بھر جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں دل میں, اور یہ ہمیشہ بات آپ کے کہیں نہ کہیں ذہن میں, بچوں کے دماغ میں رہ جاتی ہے. اور بس میری ابھی یہی دعا ہے کہ جہاں پہ بھی ہوں اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. سیاست ایک سائڈ پہ ہے, پہلے وہ پاکستان کے سٹیزن ہیں, جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دیا جائے. آپ نے گرفتاری کرنی ہے آپ کریے, آپ نے لا انفورس کرنا ہے آپ کریے, لیکن ایک قانون کو اتنا مجبور نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو اٹھا لیا جائے اور فیملی پریشان بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ کو کس مقدمے میں اٹھایا جا رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ بتائیے, ہمیں بتائیے, ہم اپنا اٹرنی وہ پیش کریں گے, وہ پیش ہوئیں گے. ہم تو نہ ملک چھوڑ کے بھاگے ہیں جی, نہ ہم فرار ہیں اس ملک سے, ہم اسی ملک میں ہیں اور ہم مقدموں کا بھی سامنا کر رہے ہیں. اچھا, کوئی بتائے گا ہبا ایک اس گرفتاری سے ہٹ کے کہ فواد چودھری صاحب نے کوئی تھریٹس کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر کوئی پریشر ہے قسم کا, کوئی پارٹی جوائن کرنے کا یا کوئی پارٹی چھوڑنے کا؟ اس کا جواب دیکھیں وہی آپ کو دیں گے, میں آپ کو ایز اے وائف جواب دے سکتی ہوں. اور اس کا جتنی بھی ان کی سیاسی جو بھی انہوں نے کوئی ذکر کیا کہ وہ پریشر میں ہیں یا ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر کیا بات کر رہی ہیں؟ نہیں, کہ پولیٹیکلی کہ کوئی کسی کا پریشر ہے کہ جی آپ نے پولیٹکس نہیں کرنی, آپ نے کوئی خاص پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے. نہیں, کسی کون مجھے نام لے کے اگر آپ بتائیں تو میں آپ کو بتا سکوں گی, لیکن مجھے تو کہیں سے نہیں ابھی آج سچ کچھ نظر آیا کہ ایسا کچھ ہو. لیکن آئی ایم لٹل بٹ ورڈ کہ آپ نے جہاں پہ بھی ان کو رکھا ہے ایٹ لیسٹ مجھے بینگ اے وائف آپ بتا دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں. اور جو بھی مقدمہ ہے, ہم یہیں پہ پاکستان میں, ہمارا جینا مرنا اس ملک میں, ہم نے اس ملک کو ہم نہیں چھوڑ کے گئے اوروں کی طرح جی. ہم اپنی فیملیز لے کے اس ملک کو چھوڑ کے نہیں چلے گئے, ہم ادھر ہی ہیں, ہم مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں اور ابھی بھی کریں گے. فیئر رائٹ آپ کو ملنا چاہیے جی انویسٹیگیشن میں شامل ہونے کا. ویری ٹرو, تھینک یو ویری مچ ہبا چودھری آپ کے ٹائم کا. اور بات یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے, ایک تو یہ ہیومن اینگل بھی بڑا ایک اٹس ریئلی ویری پینفل کہ جب آپ ایک اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی فیملی, آپ کی بچیاں آپ کے ساتھ ہیں, اور اس طرح سے آپ کسی کو ڈریگ کر کے وہاں پہ لے جائیں اور آپ بتائیں بھی نہ کہ کس جرم میں آپ ان کو گرفتار کر رہے ہیں, یا تو پھر کوئی ایسا کرمنل ریکارڈ ہو, مجرم بھاگ رہا ہو اور پھر آپ اس کی اس طرح سے گرفتاری لیں, پھر آپ یہ نہ بتائیں کہ اس کو کہاں لے کر گئے ہیں, کئی گھنٹے ہو گئے, وہ کس حال میں ہیں, ان کو کدھر رکھا ہوا ہے, کچھ بھی اس حوالے سے تفصیل نہ ہو. تو میرا خیال ہے یہ تو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر ان چیزوں کو کرتے ہوئے, فلفل کرتے ہوئے, کسی پہ جو بھی الزام ہے اگر اس کی انویسٹیگیشن ہو, اس کے تحت اس کی گرفتاری ہو, تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کو جو ڈیو پروسیس ہے اس کو نہیں فالو کیا جائے گا تو پھر اس قسم کے سوالات اٹھیں گے, اور اگر جینین کیس بھی ہے تو وہ بھی خراب ہی ہوگا. بریک لے لیتی ہوں ایک اور بریک سے واپس آتی ہوں. تو ملک پہ جو استطالیہ دہشت گردی ہے اس پہ ذرا سے بات کرتے ہیں, اور جو کوئی ایک پاکستان جہاد تنظیم ایک نئی پیدا ہوئی جس نے ذمہ داری بھی قبول کی اور میاں والی بیس کی, اور جو کچھ ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. کیا اس کا سدباب ہو سکتا ہے, اور کیا جو افغان انلیگل امیگرینٹس کو واپس بھیجا جا رہا ہے اس سے بھی کوئی اس کے تانے بانے ملتے ہیں؟ فخر کاکا خیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب بات کریں گے دہشت گردی کے پے در پہ واقعات میں. 2 دن میں 4 دہشت گردی کے واقعات, 14 ہمارے فوجی جوان اس میں شہید ہوئے ہیں. جو میاں والی ایئر بیس پہ حملہ ہوا اس میں 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. اس سے پہلے ہم نے پسنی میں دیکھا, بلوچستان کے علاقے میں. اس سے پہلے ہم نے ڈی آئی خان میں دیکھا. اس قسم کے واقعات جو ہو رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے, اور ان میں جو تیزی آئی ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تحریک جہاد پاکستان انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے. یہ جو نئی ایک جماعت کے طور پہ ابھری ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس میں کون لوگ ملوث ہیں, پلس اس کا کوئی لنک بنتا ہے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں افغانس, ان کو جو واپس بھیجا جا رہا ہے. ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے اور فورسفلی ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, اور افغانستان
की हुकूमत ने इस हवाले से हमें वार्न भी किया और नताइज भुगतने की भी बात की भी है। इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं और उसके साथ साथ फ़खर काकाकील साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। खुरासान डायरी से उनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया दोनों का। ब्रिगेडियर साहब, ज़रा आपसे मैं पहले बात करूँगी कि क्या आप इसका बैकलैश के तौर पे इसको देख सकते हैं कि जो अफगान इमिग्रेंट्स को हम इलीगल इमिग्रेंट्स को हम वापस भेज रहे हैं, इससे ये दहशतगर्दी की लहर को आप लिंक अप कर सकते हैं, करते हुए देख सकते हैं? देखिए नादिया, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो रीजन है नंबर वन कि ये जिस तरीके से पहले से चल रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, और हमने बारहा उनसे कहा कि आप अपनी जमीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल ना करने दें, लेकिन वो उसी तरह चल रहे हैं। और वहाँ से क्योंकि बॉर्डर खुले हुए थे और जो भी आते थे आगे भी उनको छुपने की जगह भी बड़ी आसानी से मिल जाती थी। दैट वाज आल्सो रीजन। इसके साथ फिर सेकंड आपने देखा किसी की तरफ अवेलेबल का हुआ, जब से हमने 2 महीने से अनाउंस किया कि इलीगल इमिग्रेशन, ये मतलब इट्स नॉट अगेंस्ट वन कंट्री, इट इज अगेंस्ट ऑल कंट्री। जिस मुल्क के तारकीन वतन है हम उनको भेज रहे हैं। तो उससे और जैसा आगे, क्योंकि ये जो इंडियन हुकूमत है, जो 4 का टोला है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगदीप धनखड़, ये आ रहा है। इसके आपको पता है कि जो उसको एजेंडे को लेकर चलते हैं, तो अगर दे डोंट एक्सेप्ट पाकिस्तान, दे वांट कि पाकिस्तान में हर वक्त यहाँ पर इंतशार रहे, टेररिज्म रहे, अफरा तफरी रहे, खून खराबा होता रहे, पाकिस्तान में बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट ना हो, यहाँ पर कोई बाहर गैर मुल्क आके कारोबार न कर सकें, और फिर अफगानिस्तान में ट्रबल रहे। अफगानिस्तान में ट्रबल रहेगी तो पाकिस्तान में रहेगी, पाकिस्तान में रहेगी तो बलूचिस्तान में रहेगी। जिससे हमारे सीबीएफ से वो कामयाब नहीं है। ये उनका डिजाइन है। दे डोंट वांट कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे, नंबर वन। और सेकंड, पाकिस्तान की मुस्तल्ला फौज के पर अवाम का एतमाद जो कभी बहुत नहीं हो सकता। ये चीजें इसकी वजह एक्शन करते नहीं, तो आप इसको लिंक अप कर रहे हैं इस दहशतगर्दी के वाकयात को और ये इस पॉलिसी को कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो मुल्क छोड़े? देखिए, ये भी उनकी रीजन है। दे वांट कि पाकिस्तान में ये 30-40 लाख जो हैं अफगानीज भी हैं, फिर बाकी इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं और वाले भी हैं, ये रहें। यहाँ से इनको सबसे आसान काम रहता है। ये सहूलतकारी भी होती है इसमें। यहाँ पर वो बैठ के ब्रीडिंग प्लेस भी है, या छुप भी जाती है आके। फिर ये ऑपरेशन जो है पाकिस्तान में सहूलत कर रहे हैं, तो ये काम होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, होल्ड कीजिएगा। फ़खर काकाकील, आप भी क्या इसको एक बैकलैश के तौर पर देख रहे हैं, या जिस तरह से अफगान हुकूमत रिएक्ट कर रही थी कि जी नताइज फिर भुगते इतना करें जिसके जो भुगत सकें, ये आप भी इसको बैकलैश के तौर पर देख रहे हैं ये दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात को? और ये तहरीक जहाद पाकिस्तान, इसका भी जानना चाहूँगी कि आप इसका ज़रा बैकग्राउंड बताएं, जिसने जिम्मेदारियाँ कबूल की। हमने तो ऑलरेडी बात कर ली है। मैं ये समझता हूँ कि ये 15 अगस्त 2021 के बाद जो सूरत हाल बनी इस रीजन के अंदर, तो ये उसी के सिलसिले की है एक कड़ी है। तहरीक जहाद पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, ये फरवरी 2023 मतलब इस साल फरवरी के महीने में चमन के बॉर्डर के ऊपर एक अटैक हुआ था। उसके बाद ये तहरीक उभर कर सामने आई थी, और उसके बाद इसने के बाद दीगरे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, लेकिन बहुत कम तादाद में, मुल्ला कासिम के नाम से एक तर्जुमान खुद को कहते हैं, वो राबिता करते हैं और बताते हैं फिर कि किस तरीके से उनकी एक असल तहरीक है इस जहादी कल्चर के अंदर। दूसरी जानिब जब इस हवाले से टीटीपी के जो ज़राए हैं उनसे जब बात की गई, तो उन्होंने कहा इनका वजूद नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। ताहम बाद ऐसा मालूम हुआ कि अब्दुल्ला यागिस्तानी उसकी लीडरशिप कर रहे हैं, और ये भी किसी जमाने में टीटीपी का हिस्सा थे। लेकिन बहरहाल वक्त के साथ साथ जो टीटीपी के अंदर टूट फूट होती रही, और मुख्तलिफ ग्रुप्स, जैसे कि मैंने जिक्र किया, जमात लहरान का एक ग्रुप सामने आया था, गो के वो बाद ऐसा दोबारा उसमें टीटीपी में शमूलियत उसने इख्तियार कर ली। लेकिन ये उस तोड़ फोड़ के अंदर से, उसी आइडियोलॉजी के अंदर से ही ये तहरीक जहाद पाकिस्तान नमूदार हुई है। लेकिन इसका अगर जो गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान या 3 रोज के दौरान जो कुछ हो रहा है, नारिया अहम चीज यह है कि इसकी जो मूवमेंट चल रही है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट, लकी मरवत, बन्नू, फिर टांग, फिर डियाई खान,
तो 3 रोज कबल डेर इस्माइल खान में वाकयात रूनुमा शुरू हो गए, जिसके बाद दीगरे आईडी ब्लास्ट किए गए पुलिस के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। और ये सिलसिला जैसा कि मैंने जिक्र किया 15 अगस्त 2021 के बाद जब अफगानिस्तान में तालिबान की आमद हुई, उसके बाद इसमें बतदरीज तेजी आती रही। लेकिन वो जो वॉर आपने कवर की थी, अगर आपको याद होगा, पेशावर में जब 24 घंटे के अंदर ही धमाके होते थे, बल्कि हर घंटे कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक हुआ करता था। तो मुझे वो फील आने लगी है कि हम एक बार फिर उस लहर का शिकार हुए। और फिर अगर डेर इस्माइल खान को देखें तो ये वो खित्ता है खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी, के जो आगे चलकर बलूचिस्तान को भी टच करता है और जो साउथ पंजाब है जिसमें मियांवाली भी शामिल है। तो हम जो खुरासान डायरी के जो हमारे कोलीग्स हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो इसके खदशात हमें नजर आ रहे थे कि ये एक नई वेव चल निकली है और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नादी, ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। लेकिन ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, एक तो ये कि दायरे इलेक्शन की डेट का अनाउंस हो गया है, और पहले भी हमने देखा था कि एक वजह ये भी बताई जाती थी जब केपी में और पंजाब में नहीं हुए कि जी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो दोबारा से सर उठा रहे हैं, एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी के वाक़यात सर उठा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब हमने एक पॉलिसी बनाई हमारी गवर्नमेंट ने और इदारों ने कि जी हम जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो जो भी हैं, अफगान है, जो भी है, उनको हम यहाँ से निकालेंगे, तो डेफिनेटली ये भी देखा होगा और सोचा होगा कि इसका बैकलैश भी आ सकता है, क्योंकि अगर वो अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो डैमेज करेंगे। तो कोई थ्रेट्स वगैरह थी, उसके लिए हम तैयार थे? ये सवाल करना चाह रही हूँ आपसे। देखें, तैयार तो हम हर वक्त हैं। वी नो कि व्हाट इंडिया और रॉ इज डूइंग इन पाकिस्तान और हॉस्टाइल इंटेलिजेंस का क्या अज़ाइम है। लेकिन nobody wants कि पाकिस्तान being इस्लामिक कंट्री एंड न्यूक्लियर कंट्री तो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर। क्यों इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होंगे तो हम अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे, और उसमें ज़ाहिर है कि वी माइट बी गेटिंग आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ IMF वर्ल्ड बैंक, जो नहीं चाहते। हमें वो इसी तरह रखना चाहते हैं कि हम इसीलिए इंडिया को प्रॉक्सी यूज़ करते हैं चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। इसलिए वो साउथ चाइना सी में भी इस्तेमाल करते हैं चाइना के खिलाफ इंडिया को। फिर 2+2 की एक ग्रुप बनाया, स्टडी ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद I और U का U2 ग्रुप बना दिए। इन सब में इनके अज़ाइम यही है कि पाकिस्तान किसी हालत में भी तरक्की ना करे, पाकिस्तान में कभी भी स्ट्रॉन्ग हुकूमत ना हो, यहाँ पर बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स ना हो। हम यहाँ पर, और ये हमारा अपना भी कसूर है, लेकिन आई थिंक हुकूमत ने जो भी बड़ा अच्छा फैसला कर लिया उसके ऊपर भी डिटरमेंट कि अब हमने मुल्क से नंबर 1 ये दहशतगर्दी खत्म करनी है, नंबर 2 ये जो सहूलतकारी है और ये इलीगल इमिग्रेंट्स है इनको भी हम निकालें। दुनिया में कहीं नहीं होता। थ्रेट्स थी, जानना ये चाह रही हूँ कि कोई थ्रेट्स थी? थ्रेट तो जब से ये हमने अनाउंस किया है उस वक्त से भी थ्रेट है, इससे पहले भी थ्रेट है, और वो आपकी हमारी इंटेलिजेंसी यकीन करें दिन रात काम करती हैं। 96-97% हम नेट सारे बस पहले ही कर लेते हैं, इक्का दुक्का ये अचानक निकल आते हैं क्योंकि छुपे में पाकिस्तान में सहूलतकारी होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब इनको अगर अपने मुल्कों में भेज देंगे तो फिर ये 50-60% तो वैसे ही क्राइम रेट कम हो जाएगा। यही लोग कराची में जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं, नशे के नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। कराची की आपने बात की, माजरत सॉरी मैं आपकी बात भी काट रही हूँ। कराची में तो बाकायदा अफगान बस्तियाँ हैं, आपको पता है, सुराब गोड, अलासिफ स्क्वायर, पीछे कूची बस्ती है, ये सारी, वहाँ पर भी फुल फ्लैज ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि माजी में तो हमने देखा है कि वहाँ तो पुलिस एहलकार या इवन कोई भी सिक्योरिटी एहलकार अंदर जा ही नहीं सकता था। लेकिन अब हमने यही तो प्लान किया कि दे ऑल हैव टू, जो इलीगल हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जाली डॉक्यूमेंट है, फोर्ज डॉक्यूमेंट है, नादरा की सर्टिफिकेट जाली है, दे विल ऑल हैव टू गो। ये अब हमने फैसला किया हुआ है। हम पहले अभी फेज 1 में कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ उन लोगों को भेजें जो वॉलंटरी जाना चाह रहे हैं, अभी भी मौका दे रहे हैं। साथ ही साथ वो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इनको हम पुश करेंगे। सेकंड फेज में अभी जो स्टार्ट होने लगा है इसमें फिर हम निकालेंगे जिनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, बैंक बैलेंस हैं, बिजनेस हैं, दे विल हैव टू क्लोज इट अप। अगर वॉलंटरी जाना चाहे वो तो डेडलाइन खत्म हो गई ना सर। कोई बात नहीं, अभी भी वो अगर आ जाते हैं हम जाना चाह रहे हैं तो हम वी डोंट स्टॉप। लेकिन बाकी जो और फिर उनको भी ला रहे हैं, अभी उन्होंने 5-10 गाड़ियां भेजी हैं कराची से, तो लेकिन क्योंकि चमन बॉर्डर में बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो गया, रश हो गया, इसलिए थोड़ा हमने स्लो किया है कि इसको ऑर्डरली तरीके से भेजें ताकि वहाँ आने से ठीक है।
ٹھیک ہے فخر کاکا، ذرا مجھے بتائے گا کہ افغان حکومت کا ریئیکشن، کیونکہ ہمارے سامنے جو ڈیٹیل اب تک ہمیں جو بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانوں کی تذلیل نہ کریں، واپسی کے لیے وقت دیا جائے، اگر کوئی ایشو ہے تو ہم سے بات کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانوں کو نکالنے کے لیے ممکنہ نتائج کا جائزہ لے اور وہ کرے جو بعد میں برداشت کرے. مطلب یہ تو تھریٹ ہے. کیا ریئیکشن ایکسپیکٹڈ ہے مزید وہاں سے، یہ ابھی کیا ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان کو اس عمل سے ہاں جو ان کے ساتھ رویے روا کیے گئے کچھ واقعات کے اندر پولیس کی پکڑ دکڑ کے دوران، یا جس طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے، اس پر ان کو تشویش ہے. یا جس طریقے سے انہوں نے، ظاہری بات ہے ایک خاندان نے 30 سال 40 سال یہاں گزارے ہیں، اب وہ اپنا جو بسا بسایا گھر اور جو اپنا کاروبار ہے وہ سمیٹ کر جائے گا، تو ظاہری بات ہے اسے تکلیف ہوگی. لیکن نادیہ ایکچولی اگر مجھ سے آپ پوچھتی ہیں اور ہم جو بات کرتے ہیں اور جو ان کو مانیٹر کرتے ہیں، افغان طالبان قطعاً اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ افغان یہاں سے افغانستان چھوڑ کر چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، پاکستان میں بیٹھ جائیں، کیونکہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے، مختلف لوبیز کے ذریعے افغان طالبان کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، ہیومن رائٹس ابیوز کے حوالے سے. تو افغان طالبان نے یہاں تک کیا تھا کہ پاسپورٹ کا جو بننے کا عمل تھا اس کو روک دیا تھا تاکہ لوگ افغانستان سے باہر نہ جائیں. وہ مسلسل کہتے رہے، ان لوگوں کو بھی کہتے رہے جو پہلے فورسز کا حصہ تھے کہ بھئی آپ کے خلاف ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، آپ واپس اپنے وطن آ جائیں. تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ افغان طالبان حکومت رد عمل کا اظہار کر رہی ہے، لیکن اندرون خانہ جن کو پتا ہے وہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ انہی کی پالیسی تھی، اور وہ کہتے رہے مختلف حکومتوں سے کہ آپ جو افغان لوگ ہیں ان کو واپس وطن بھیج دیں، تاکہ ان کی نظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ وطن کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ باہر بیٹھے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک تھریٹ بن سکتے ہیں گلوبلی اور اکنامکلی. تو اس وجہ سے ان کی اپنی رائے یہ تھی، اور اگر آپ کوٹ دیکھ لیں تو انہوں نے پاکستانی عوام کا بھی، حکومتوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ انہوں نے آج تک جس حسن سلوک کے ساتھ رکھا. اور دوسری جانب انہوں نے اس فیصلے کے ساتھ ہی، جیسے ہی پاکستان کی جانب سے یہ اعلان ہوا، کندہار کے اندر اور ننگرہار کے اندر انہوں نے کیمپس بنا لیے تھے. تو وہ مینٹلی پریپیئر تھے اور وہ مسلسل یہ چاہتے تھے کہ افغان مہاجرین واپس آ جائے. ہاں البتہ ظاہری بات ہے طرز عمل کے اوپر یا جو پروسیس ہے اس کے اوپر اکا دکا واقعات اگر ناپسندیدگی ہو جاتے ہیں تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے شاید افغان حکومت نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس ریفیوجی کرائسس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان کے منفی امیج میں اور اضافہ ہوگا، جو پہلے سے ہی منفی ہے افغانستان کے اندر. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جن طالبان کو لانے کے لیے پاکستان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، آج وہی ہمارے دشمن ہو گئے ہیں. ظاہری بات ہے ہمیں ان چیزوں پر سوچنا چاہیے تھا، سوچنا ہوگا کہ لیکن ہم تو انلیگل امیگرینٹ کو نکال رہے ہیں نا، جو رجسٹرڈ ہیں یہاں پر. اچھا بریگیڈیئر صاحب، حکومتی سطح پر مطلب افغان حکومت سے، ان کے حکومتی شخصیات سے کوئی اس پہ رابطے ہیں، کوئی لائزون ہے، کوئی گفتگو ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ جی ہم سے رابطہ کریں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں، ہماری حکومت کے ساتھ مسئلہ ہے تو بے گناہ لوگوں پہ آپ غصہ نکال رہے ہیں، یہ اصولوں کی خلاف ورزی ہے. بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا ہے. دیکھیں بات مجھے یہی اب ان کے افسوس سے ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نے اتنا کچھ کیا، آپ کی سفارت کاری کرتے ہیں، آپ کو مشکل امریکن جائزہ میں کتنی مدد کی ہے، دنیا میں آپ کی وکالت کی ہے، آپ کو ہر قسم ٹریڈ میں یہاں پر افغان ٹریڈ میں سہولت دیتے ہیں، پھر آپ کو چینی سوریا جو سامان وہ آپ لے کے جاتے ہیں، پاکستان کو بلین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. ایون دین وی ہیو بین سپورٹنگ. ہم آپ سے ایک ہی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زمین کسی ٹیکس آرگنائزیشن کو مت استعمال کرتے ہیں. آپ وہ بھی نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کو فکر ہوتی ہے وائی پاکستان کو ان سے رابطہ کریں، وائی ڈونٹ یو کم ٹو پاکستان ٹاک ٹو گورنمنٹ آف پاکستان. یہ کیا بات ہے کہ ہمارے سے رابطہ کریں، نتائج خطرناک ہوں گے؟ کوئی نتائج خطرناک نہیں ہوگا. نیٹو گورنمنٹ کا کوئی چیلنج کر سکتا ہے، پاکستان کی ویری اسٹرانگ ملٹری وہ ہماری، لیکن ساتھ افغانستان کی ذمہ داری کہ آپ خود وہاں پہ بیٹھے ہیں اسلام آباد کے. He should come over. Pakistan can also talk, must have spoken to them. بالکل صحیح بات، بالکل ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر عارف صاحب.
हारिस नवाज साहब हमसे गुफ्तगू करने, काका खेल साहब सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी हम गुफ्तगू कर रहे थे। बहरहाल ये बैकलैश है, हो सकता है इसका लिंक अप इसको किया जा सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो और इस किस्म के वाक़यात में वो इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहरहाल पाकिस्तान की एक पॉलिसी है जो उसने फॉलो करनी है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अफगान है, वो जो भी जिस मुल्क से भी उनका ताल्लुक़ है, अगर वो इलीगल इमिग्रेंट है तो उनको पाकिस्तान से वापस जाना होगा। प्रोग्राम से नाते मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।